जय हिंद। आपका प्राचीन इतिहास के वीडियो में बहुत ही स्वागत है। और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें विशेषता कौन कौन सी थी सिंधु घाटी में, नगर की योजना क्या थी, धर्म कौन सा था, गाँव की सभ्यता कैसी थी, गाँव में खेती इन लोग का किस प्रकार था, लिपि जो है कैसी थी, लिखावट क्या था इन लोग का, कला विज्ञान और धातु कला के क्षेत्र में इनका कितना विकास हुआ था, और विनाश जो है किन कारणों से हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार साझा किए हैं। देखेंगे कि किन किन विचारों से और इनके किस साक्ष्यों से इन्होंने जानकारी दे करके अपनी विचार की पुष्टि की है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सिंधु नगर सभ्यता में जो इनकी व्यवस्था थी, किस तरीके की नगर योजना थी। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। आप लगातार जो है बने रहिए। और आइए, तो सिंधु सभ्यता में नगर योजना कैसी थी, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो नगर व्यवस्था थी ग्रिड पद्धति थी, यानी कि इनकी जो सड़कें थीं पूरी तरीके से सीधी थीं। और सीधी होने का क्या कारण था और इससे लाभ क्या थे, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं कि इस जो नगर योजना में मार्टिन व्हीलर और पिगट जैसे पुरातत्व विद्वानों ने संरचना और बनावट के आधार पर इन्होंने एक रूपता की बात कही है और बताया है कि जो इसमें नगर हुआ करते थे दो भागों में बटा होते थे। उन्होंने बताया था ऊपरी और निचली वाले में नॉर्मल सामान्य लोग रहते थे, श्रमिक रहते थे, व्यापारी रहते थे, जबकि जो ऊपर वाली किला होता था, दुर्ग होता था, बुर्ज होते थे, उस पर पुरोहित और शासक वर्ग रहा करता था। ठीक है। और इसमें यह भी भिन्नता है, ठीक है, कि हड़प्पा में जो है अगर आप घूमने निकलें तो आपको घर, मंदिर, अन्न भंडार, गलियां जो है मोहनजोदड़ो की तरह ही दिखाई देगी। मतलब कि सेम टू सेम है और एक साथ ही एक ही समय पर इन दोनों नगरों का एक साथ विकास हुआ होगा। इसलिए पिगट ने इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। और इस नगरों में जो है व्यवस्था यह थी कि इसमें शासक वर्ग को अलग रखा गया था जो ऊपर रहते थे, और नीचे वाले में आम जनता रहती थी। जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन की बस्तियों में समानताएं हैं नगर योजना को लेकर के। इसमें दो भागों में विभाजित था। केवल जो है धोलावीरा में इसे तीन भागों में विभाजित किया गया था। तो एक पश्चिमी था, मध्य था और यह सबसे पूर्वी था। या बोल सकते हो ऊंचा पर, फिर मध्य में, फिर नीचा वाला। यहाँ पे चबूतरे बनाए जाते थे जो कि ईंटें बने गए थे, और इसलिए होते थे कि यहाँ पे धार्मिक केंद्र के रूप में लोग बैठ करके बातचीत या किसी समस्या का हल निकालने के लिए इसका प्रयोग करते रहे होंगे। यहाँ पे हमने बताया कि दो भागों में बटा था। निचला जो था शहर सामान्य वर्गों के लिए होता था, और हमने बताया कि धौलावीरा में तीन भागों में बटा हुआ था। देखिए हड़प्पा और कालीबंगा में जो है दुर्ग बने हुए हैं और निचले नगरों के बीच थोड़ी बीच में खाली जगह है, जबकि मोहनजोदड़ो में जो है इनके बीच में एक नदी की शाखा बहती थी, दोनों शहर। ठीक है, मोहनजोदड़ो में दुर्ग था और जो निचला सिरा था उसके बीच में एक धारा बहती थी, नदी की धारा या नदी की एक जो है बीतरिकाएँ बहती थी, और यह सुरक्षा दीवारों से भी घिरा हुआ था। बिल्कुल सही बात है। और लोथल और सुरकोटडा में विभाजन बिल्कुल नहीं मिलता। लगभग एक ही घेरे के साथ दोनों निचला सिरा और निचला क्षेत्र और ऊपर वाला क्षेत्र एक साथ एक ही दीवार से घिरा हुआ था, दोनों बताया जाता है ये चीज़। और कालीबंगा में जहाँ पे निचला सिरा जो है या निचला शहर सुरक्षा की दीवार से अलग से घेरा गया था।
सड़कें और जो घर थे बिल्कुल जो है एक सीधी मिलती हैं, ऐसे सीधी में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि देखिए अगर इधर से हवा बहेगी तो पूरी जो रोड को साफ़ हो जाएगा, रोड को दोबारा साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई चोरी करके भागता है तो उसे देखा जा सकता है और पकड़ने में उसे आसानी होगी। आप किसी को बोलोगे चोर चोर तो वह दूर तक आवाज़ जाएगी, उसे अगला व्यक्ति सुन के बाहर निकल के उस चोर को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो जल निकास की व्यवस्था थी, अगर सीधी सड़कें हैं तो आसान रहती है, क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी रहेगी तो वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी बनाने के लिए वहाँ पे कुछ बीच में पन्नी या कोई अन्य चीज़ आके अटक सकता है, जबकि सीधा रहेगा तो सीधा में अटकने का चांस कम रहता है, सीधा सीधा बाहर वह निकल जाता है। तो कई सारी सुविधाएं इससे हमें देखने को मिलती है, ये सब होता है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में जो है ये दोनों परमाणु पर ही आधारित है, सही बात है। और गलियाँ सड़कें जो होती थी बिल्कुल एक ही तरह की थी, अलग अलग तरह की थी। लेकिन जो मोहनजोदड़ो का एक भाग जो है मुनीर क्षेत्र में सड़कों और इमारतों की जो पद्धति थी बिल्कुल क्या थी, भिन्न थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का निर्माण जो है सपाट इकाइयों में नहीं किया गया था, वास्तव में इसका निर्माण अलग अलग समय में किया गया था। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ईंटों का इस्तेमाल जो किया गया था, और कालीबंगन में कच्ची ईंटें थी, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें थी। और सिंध में जो कोटदेजी और आमरी थी, यहाँ पे किलेबंदी नहीं करी गई थी। कोटदेजी और आमरी में किलेबंदी नहीं थी। यहाँ पे जो है लोथल जो गुजरात में पड़ता है, इसका नक्शा बिल्कुल अलग था। यह आयताकार थी, यहाँ के चारों तरफ ईंट की दीवार का घेरा बना हुआ था, इनके बीच कोई विभाजन भी नहीं था। और दुर्ग जो था उसका निचला जो है वो ऊपरा शहर कोई भी अलग डिवाइड नहीं था। यहाँ में कुंड भी पाए गए हैं जो ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। और बंदरगाह भी यहाँ पे मिले हुए हैं, सही बात है। सुरकोटदा में बस्ती 2 बराबर भागों में बटी थी, और यह कच्ची ईंटों और मिट्टी के ढेलों से इससे बनाया गया था। और हड़प्पा सभ्यता में जो है पक्की ईंट जो है और कच्ची ईंट जो है दोनों का प्रयोग जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और भी देखते हैं बहुत सी जानकारी। इसमें जो ईंट थी वह 4:1 के अनुपात में हुआ करती थी, और कई ईंटें जो है यल आकार की भी पाई गई हैं। ईंटों से 2 मंजिला घर बनाए जा सकते थे, खिड़कियों नहीं बनाते थे खिड़कियाँ, और अगर खिड़कियाँ बनाई भी जाती थी तो मुख्य सड़क की तरफ उसे नहीं खोला जाता था। और मिट्टी का जो है से साथ जिप्सम लगा करके इन्हें जोड़ा जाता था, और गारे या मिट्टी का भी बना करके ईंटों को जोड़ा जाने का काम किया जाता था। इसमें चतुर्भुजाकार और वर्गाकार और ढलवा जो है स्तंभ मिले हैं। चारों ओर ईंटों की दीवार मिली है इनकी, ताकि जो है इसमें सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही यह ज़रूरी होता था। तो यहाँ पे जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी, हमें यह भी ध्यान रखने हैं। जबकि बनवाली में क्या है, थोड़ी सी अपवाद है। यहाँ पे जो सड़क थी जाल के समान थी, नालियाँ जो है नालियों का उत्तम प्रबंध था, और इसे पत्थरों से ढका जाता था। कहाँ पे? बनवाली में, ठीक है। यहाँ पे जल निकास की साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है सोखता मिले हैं। सोखता मतलब गड्ढा करके इसी में पानी छोड़ देते थे, और यह धीरे धीरे सोख लेता है इस पानी को। मोहनजोदड़ो में जो है सफाई की व्यवस्था जो है अच्छी खासी थी, और घरों में जो बहने वाला बेकार पानी था उस नलियों से बाहर निकाल दिया जाता था। और इससे यह संकेत मिलता है कि इसमें कोई न कोई जो है प्रशासक वर्ग रहा होगा, जो इन व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से देखता था, उसका संचालन और कार्यान्वयन करता रहा होगा। नहीं तो अगर आम जनता और इतने समझदार तो लोग कभी नहीं हो सकते। कुछ लोग होते हैं जो गंदगी फैलाते ही हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए शासक वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो है कालीबंगन में जो किले बनाए गए थे विशाल इमारतें थीं। यहाँ पे विशेष कार्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। कच्ची ईंटों से ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए गए थे। हो सकता है यहाँ पे जो है फसलों से अन्न को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। यहाँ पे कुंड मिला है जो कि मोहनजोदड़ो से है। 12, 7 और 3 मीटर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का है। इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। कुंड के तल पर डामर से जलरोधी बनाया गया है, इससे पानी जो है क्या हो कि
सूखे नहीं जल्दी, और पानी जो है ज़मीन के अंदर न जाए। और जो कुछ कमरे थे जिसके चारों तरफ मंडप भी बनाए थे, कमरे बनाए गए थे। और इसका मत है कि यह धार्मिक जो है स्थान या धार्मिक जो मान्यताओं के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। इसमें जो है मोहनजोदड़ो में कुछ टीले पाए गए हैं और यहाँ पे इमारतें भी हैं जिसे अन्न भंडार कहा गया है। यहाँ पे तिरछे और रोशनदान बने हुए, जिससे प्रकाश जो है इसमें आसानी से आ जाए। विशाल स्नान कुंड भी मिले हैं जो 230 और 78 फुट के साइज में आता है। और इसमें 33 फुट का एक जो खुला हुआ प्रांगण भी है जो अधिकारियों की निवास स्थान मान लीजिए रहा होगा। इसमें एक सभा कक्ष थी और सभा कक्ष में 5-5 ईंटों की ऊंचाई वाली चबूतरों का निर्माण किया गया था और ये ईंटों के बने हुए थे और लकड़ी के खम्भों पर यह इनका निर्माण किया गया था। और कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई पाई गई है। जैसे हो सकता है कि ये लोग न्याय के लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था को अपनाए रहे होंगे, जैसे आज हमारे कोर्ट में होता है। वहाँ पे एक मूर्ति जो है रहती है महिला की, जो अपने हाथों में तराजू लेकर खड़ी रहती है। शायद वह इसी चीज़ का एक जीता जागता उदाहरण हो। और हड़प्पा में जो इमारतें थीं अन्नागार थी और चबूतरे बने हुए थे और अन्नागारों की जो कतारें थी जिसमें 6 अन्न भंडार मतलब कुल 12 जो है अन्न भंडार के जो है कतार मिली हुई हैं। यहाँ पे दक्षिण में ईंटों की गोल चबूतरे की कतारें भी मिली हुई हैं। कई ठो गेहूँ और जौ की भूसा भी यहाँ मिला, इससे पता चलता है कि यहाँ पे अनाज को ओसाने का या उन्हें उसमें से अनाज को निकालने का काम किया जाता रहा होगा। कालीबंगन और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तुलना में छोटा था कालीबंगन, लेकिन यहाँ पर भी महत्वपूर्ण जो है अग्निकुंड भी मिले हैं, खोजों में दिखाई दिए हैं। यहाँ पे चबूतरे भी मिले हैं जिसमें 7 अग्निकुंड भी मिले हैं। यहाँ पे गड्ढे में पशुओं की हड्डियाँ और मृग भंग भी पाए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे पशु बलि की ये जो व्यवस्था थी यहाँ पे होती रही होगी। और बगल में इनको जो है मार करके यानी कि बलि चढ़ा करके इन्हें यहाँ पे डाल दिया जाता रहा होगा। चबूतरे बताएं यहाँ पे सब मिला हुआ है। घरों की बनावट जो थी निचले शहर के भवनों समूह में रहा करते थे जो नागरिक थे, और यहाँ भी घरों के आकार में अलग अलग तरह के बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है दासों के लिए भी रहने के लिए श्रमिक आवास भी बनाए गए थे। इसमें मकानों में आंगन और 12 कमरे हुआ करते थे। शौचालय गुसलखाने भी यहाँ पे होते थे। नक्शा जो है लगभग एक जैसा था सभी कमरों का, घरों का। कोई खिड़की जो है सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, बाकी सब लोग इधर उधर मिलते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। अब देख लेते हैं कि राजनीतिक संरचना किस प्रकार थी। ये लोग राजनीति यानी राज व्यवस्था ये लोग कैसे चलाते थे, कैसे लोग पैसे की उगाही करते थे, सरकार कैसे चलाने में मदद होती थी। तो यहाँ पे नगर निर्माण जो था योजना बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी, व्यवस्था की गई थी। मापतोल प्रणाली भी अच्छी खासी थी, व्यापार भी था, वाणिज्य और इस बात से जो है सभी लोग वाकिफ थे। यहाँ पे कोई केंद्रीकृत सत्ता रही होगी और सत्ता का स्वरूप कैसा था ये निश्चित नहीं है, लेकिन शिल्पियों और व्यापारियों का यहाँ पे शासन यह देख सकते हैं। यहाँ पे शासक, व्यापारी, पुरोहित, ठीक है, यहाँ पे रहे होंगे। और एक जो है किसान भी यहाँ पे मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग रहा करता था, जो खेतों से अनाज को उगाने का काम करता रहा होगा। यहाँ पे जो संगठन था इनकी समझ के आधार पर इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। और ये जो लोग थे यह शासन चलाने में जो है निर्णय लेने में अधिकार की जो व्यवस्था होती है उसमें इनकी प्रबल संभावना हो सकती है। किनकी? जो है शासक, व्यापारी और पुरोहित की। और इसमें साथ साथ सड़क बनाने के लिए ये लोग व्यवस्थाएं अपने हिसाब से करते रहे होंगे। अनाज गोदाम भी यहाँ पे मिले हुए हैं, जो कि अगर नहीं किसी के पास है तो यहाँ से उसे बांटने का भी व्यवस्था रहा होगा। हथियार औजार जो है बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे, जो बस्तियों में लोगों को वितरित किए जाते थे ताकि वहाँ पे खेती अच्छे तरीके से की जा सके। वस्तुओं को उत्पादन और विक्रेता भी जो है प्रबंधन एक असाधारण तरीके से शक्तिशाली बन गया होगा और निर्णय लेने वाला जो है बहुत ही थोड़ा सा
पावरफुल भी रहा होगा। और यहाँ पे उत्पादनों का प्रकार और उपभोग के दर से संकेत मिलता है कि वहाँ कोई शासक वर्ग जरूर रहता होगा जो इसे कंट्रोल करता रहा होगा। यहाँ पे बहुमूल्य पत्थर भी मिले हैं जो इनकी विलासिता जीवन को भी दर्शाता है, इनकी प्रतिष्ठा इससे बढ़ती थी। सोने यहाँ पे जो है बृहद होने से संकेत नहीं मिलता है कि काफ़ी बड़ी संख्या रहती थी, बल्कि यह भी पता चलता है कि मंदिर जैसे महलों और जैसे भवन भी, यहाँ मंदिर और महल जैसे भवन भी रहे होंगे, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र अधिकार जो संपन्न रहे होंगे, धार्मिक जो क्षेत्र के हैं संबंधित जो लोग थे वह ज़्यादा संपन्न रहे होंगे। इसी कारण यहाँ पे मोहर जो थी व्यापारियों, पुरोहितों और प्रशासक वर्ग के अधिकार यानी चिन्ह अंकित उनके थे। और सबसे अधिक जो है संख्या जो मोहर की है वह मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मोहनजोदड़ो की सब जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी मान सकते हैं। और यहाँ संभव है कि 5 स्वतंत्र जो है राजनीतिक इकाइयाँ जो है यहाँ पे कार्य करती रही होंगी। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो है शक्ति का ये धीरे धीरे केंद्र बन गया, कौन? मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे पुरोहित भी हो सकता था जो कि प्रधान व्यक्ति मान सकते हैं। अब इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? सबसे बड़ी बात है कृषि। कृषि के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था बड़ी ही मुश्किल चल पाती है। आज के समय तो टेक्नोलॉजी हो गया है और कई सारे क्षेत्र हो गए हैं जिसमें बिना कृषि के भी कोई देश आगे बढ़ सकता है, लेकिन कृषि तो उसके जो देश होता है शुरुआती या मूल संरचनाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कृषक समुदाय जो था यह मेहरगढ़ नामक स्थान से शुरू में सबसे प्राचीन मिलता है। और यहाँ बुलंदशहर के निकट जो कि है यहाँ से भी मिलता है। यहाँ पे गेहूँ, जौ, कपास, खजूर पैदा करते थे और यहाँ पे भेड़ बकरियों और मवेशी को भी ये लोग पाला करते थे। यहाँ पे लौरा देव सबसे प्राचीन जो है धान के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं जो 8000 साल पुराना है यहाँ पे। और आबादी जो है कृषि पर ही निर्भर थी और इसमें जो है गेहूँ की 2 किस्में भी उगाई जाती थी जो बार बार उगाई जाती थी। इसमें मटर भी उगाई जाती थी, चना भी उगाए जाते थे, तिल भी उगाई जाती थी। यहाँ पे लोथर रंगपुर में चिकनी मिट्टी थी और यहाँ पे दबी हुई धान की भूसी मिली है जिससे पता चलता है कि यह लोग धान की खेती करना जानते थे। और मोहनजोदड़ो से सूती का कपड़ा मिला है, सूती कपड़े का टुकड़ा मिला जिससे पता चलता है कि ये लोग सूती कपड़ा बनाने और पहनने में ये लोग माहिर थे। खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से, जिससे यहाँ पे लकड़ी के हल और ये लोग पता चलता है कि ये लोग इसका उपयोग करके खेतों को जोतते थे और गहराई तक जोतने से इनकी उर्वरता शक्ति बनती थी और पैदावार भी दोगुनी हो गई थी। जो कृषक थे वे इस तरीके से जो है तिल की खेती करते थे खांचे बनाकर, जिससे आज के समय में आलू की खेती की जाती है। यहाँ पे कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं बिल्कुल, तो खेतों की जुताई जरूरी था। यहाँ पे जीवन निर्वाह के लिए जो है फसलें और पालतू पशुओं और जंगली जानवरों पर लोग निर्भर थे और जीवन निर्वाह को मजबूत बनाने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी थे और लोग 2-2 फसलों को भी उगाने का काम कर रहे थे। यहाँ पे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी। नगर में रहने वाले लोग अन्न का भंडार उत्पादन खुद न करके जो है बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण भी किया जा सकता था और लोग जो है अपने सामान या अपनी जो है व्यवस्था, संचार और यातायात व्यवस्थाओं को सुविकसित करके ये लोग अपने धन कमा लेते थे। इसी के साथ साथ जो है ये लोग मजदूरी भी यहाँ पे होता था। कपास उगाने की जो प्रथा है यहाँ पे मिली है सभ्यता से। यूनानी इसे सिंडन कहते थे और रागी जो है यहाँ से कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। और वर्षा के प्रमुख स्रोत था, वर्षा ही पर ही लोग निर्भर थे और लेकिन बांध बनाकर भी पानी को रोक कर जो है खेतों में ले जाने का प्रयास किया जाता था, जिससे खेती बहुत अच्छे तरीके से हो पाती थी। बाढ़ आने और सूखा पड़ने का ज़्यादा डर नहीं था। यहाँ पे भेड़ बकरी और अन्य मवेशी गाय भैंस को भी यहाँ पे पाला जाता था। यहाँ पे कुबड़दार मवेशी का भी बहुत ज़्यादा महत्व था। सूअर, भैंस, हाथी, ऊँट ये लोग हड्डियाँ यहाँ पे मिली हुई हैं और ये लोग शिकार भी करते थे जा करके। यहाँ पे हाथी के भी चित्र मिले हैं, मतलब इसका भी
पालतू इनको बना लिया रहे होंगे। यहाँ पे गैंडा, कछुआ, हड्डी, इन सबों का हड्डी मिला हिरण उरण का। तो घोड़ा का भी बहुत जगह नहीं मिला था, लेकिन लोथल और सुरकोटता से मिला है, इसलिए मान सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को घोड़े की जानकारी ही नहीं थी। यहाँ पे हाथी शरणबाग का साक्ष्य मिला है। लोग मतलब पता है कि इससे लोग गुजरात में हाथी पालते थे लोथल में, और सुरकोटता से घोड़े के अवशेष मिले हैं। बत्तख के भी चित्र मिले हैं जो कि लोथल से मिले हैं, आमरी से गैंडा का। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन टट्टू का इन लोगों को ज्ञान नहीं था। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में शिल्प और उद्योग कौन कौन से थे, कौन कौन उद्योग, और फिर इसके बाद व्यापार भी देख लेंगे। क्या व्यापार करते थे, विदेशों से लाने ले जाने का काम इन लोग का क्या क्या था। तो मोहनजोदड़ो में जो खुदाई में यहाँ पे कई सारी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ मिली हैं, जिसमें नृत्य की मुद्रा में एक नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है, जो आंखें झुकी हुई हैं, बाएं भुजा कुल्ले पर टिकाए हुए, ये सब मिली हुई है। आपको हमने वीडियो में दिखाया था, पिछले वीडियो में। यहाँ पे प्रतिमा एक स्त्री की मिली जो बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बालों को सुंदर बेड़ी बनाई हुई है, और इस मूर्ति को हड़प्पा कला का अद्वितीय नमूना कहा जाता है, यानी बहुत अच्छा इसकी चित्रकारिता है। यहाँ पे पशुओं को भी मुद्राओं पर सुंदर ढंग से पेश किया गया है। गाड़ियाँ भी सुंदर और आकर्षक ढंग से इसे बनाई गई हैं, जो कांसे की खिलौना गाड़ियाँ हैं। और 650 किलोमीटर दूर जो है हड़प्पा से चंद्रपुर में भी ऐसे ही बनावट एक जैसी मिली है। तो मान सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक ही काल के रहे होंगे, और इनका विकास साथ साथ लगभग हुआ होगा। यहाँ पे दाढ़ी वाला एक व्यक्ति मिला है, प्रतिमा मिली है, चेहरे पर दाढ़ी है लेकिन मूछ नहीं है। तो हो सकता है कि यह जो है कोई पुरोहित हो, या कोई शासक वर्ग का, या मंदिर का पुजारी भी हो सकता है। और नक्काशी जो है कई सारी चीज़ों मतलब कई सारी कलाकृतियों पर नक्काशी की गई है, ईंटों पर की गई है। और यहाँ पे पुजारी की अर्ध प्रतिमा यहाँ पे मिली हुई है। और यहाँ पे खुदाई में 2 पुरुषों की अर्ध मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये इस युग की ये प्रतिमाएं रही होंगी। ये सब इसमें जो है कांसे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू होने लगा था, लेकिन अधिक लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि इसे बनाने में समय लगता था, और इसे जो है टीन और तांबा को मिला करके कांसे को बनाया जाता था। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बहुत मिली हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़े, इनकी जो है कुबड़दार सांड जो है, इनकी जो है मूर्तियाँ भी मिली है। यहाँ पे पक्की ईंटों की तरह जो है गाड़ी ठेले के नमूने मिले हैं, और ये सब जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे हमें यहाँ के बारे में बहुत सी जानकारी का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। यहाँ पे कलाकृतियों की संख्या तो बहुत सीमित है, लेकिन हमें इन्हीं में से पुरातत्व की सहायता से जानकारियों को हासिल करना होता है। और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताओं की कलाकृति भी इसमें पाई गई हैं, ठीक है, जितनी इसमें है, मतलब कि इसमें अभिव्यक्ति की उतनी विविधता नहीं है जितनी कि मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में पाई जाती थी। इसके बाद जो है यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं वह सीमित थी और अविकसित थी, मतलब कि बहुत कम ही है मूर्तियाँ, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनाई गई थी। केवल एक खिलौने के जो हिसाब से, खिलौने के ही पर्सपेक्टिव में उसे बनाया गया था। ईंट का जो है बनाने का जो व्यवस्था था, यह किसी पूर्णकालिक वर्ग का अस्तित्व था जो शुरू से ही होता था। यहाँ पे सोने, चांदी, तांबा, कांसा, टीन की जानकारी इन्हें थी। चांदी की जो प्रयोग सबसे अधिक जो है मोहनजोदड़ो वाले लोगों ने किया था यहाँ पे। और सिंधु देखिए मजमूदार का मत है कि जो सिंधु निवासी थे वे चांदी का प्रयोग शुरू कर लिए थे, जान गए थे, और सबसे अधिक तांबा का यूज ये लोग किए थे, लेकिन लोहा का प्रयोग ये लोग नहीं जानते थे। हड्डी से भी ये बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। लोथल से इन्हें हाथी दांत के स्केल ये लोग प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से ही सूती वस्त्र के जो है एक टुकड़ा मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग कपास और सूती वस्त्र का जानकार थे, और इन्हें जो है उसके बारे में सब कुछ आता था। इसके बाद जो है मृदभांड कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन क्या क्या थे और कैसे थे, बनाने की तरीका या कला का क्या
साक्ष्य हैं इसके। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बहुत से मिले हुए हैं और यहाँ पे जो है कई सारी पूर्व संस्कृतियों से भी इनका मेल जान पड़ता है, यानी मिलान किए जाने पर इनका दोनों का संबंध एक जैसा समझ में आता है। इससे बोला जा सकता है कि ये लोग कुछ लोग इसमें कुछ जगह जो पूर्व हड़प्पा की रही होंगी, कुछ हड़प्पा के समकालीन रही होंगी, ऐसे थे। तो यहाँ पे चाक बने हुए मृदभांड ही मिले हुए हैं, कुछ हस्तनिर्मित भी मृदभांड हैं। यहाँ पे पुष्पकार, ज्यामिति और प्राकृतिक डिजाइन के भी बनाए जाते थे और यहाँ पे वनस्पतिक पशुओं के चित्रण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और लोथल से एक प्राप्त मृदभांड पे चिड़िया का अंकन है जो चोंच में मछली दबाई हुई है और लोमड़ी जो है नीचे है। ये पंचतंत्र कहानियों से एक हमें जानकारी मिलती है कि यह उससे प्रेरित रहा होगा। पंचतंत्र कहानियाँ यहाँ पे मोहनजोदड़ो से कन खजूरे का अंकन मिलता है और यहाँ पे जो है एक हिरनी जो है अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाई गई है। मछुआरा का भी अंकन है, यहाँ पे कंधे पर जाल लटकाए हुए एक जो है मछुआरा जा रहा है, उसका यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन हैं अधिकतर हड़प्पा में वह सीधे साधे हैं, वह ज़्यादा उसमें कलाकृति नहीं की गई है। और यहाँ पे थोड़े से लाल पट्टी के साथ साथ काले की चित्रकारी भी की गई है। काला बना करके उस पर चित्रकारी करने के लिए लाल रंगों का प्रयोग ये लोग करते थे। यहाँ पे तराजू, चरखाने, जाली का काम, ताड़, पीपल के वृक्ष आदि इस पे बनाए जाते थे। पक्षी मछलियों के भी और पशुओं के चित्र भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। पेडेस्टल बर्तन, थाली, पान पात्र, चारों और छिद्रित बेलनाकार बर्तन आदि जो है यहाँ पे कटोरे उटरे, यहाँ पे आकृतियाँ बहुत ही खास थी जिनका उपयोग ये लोग अन्य काम के लिए किया करते थे। यहाँ पे चित्रकारी की जो एकरूपता है स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हर जगह जो है एक समान तो मिला है, लेकिन दिक्कत यह है कि कहाँ कि कौन समान है और कौन समान का मूल स्थान जो है किस स्थल पर है, ये सब जानकारियाँ जो है बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन बर्तनों का जो है व्यापार भी किया जाता रहा होगा। इनका जो है एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजा जाना जो है ज़रूरी होता था। देख लेते हैं कि इसमें औजार और उपकरण क्या क्या थे। शिकार करने के लिए, खेतों को साफ करने के लिए, काटने के लिए फसलों को प्रयोग करते थे ये लोग। इसमें उत्पादन, कृषि उत्पादन में इन लोग को जो है बहुत ज़्यादा इसकी उपयोग जान पड़ती थी, इसलिए ये लोग तांबा, कांसा, पत्थर का औजार ये लोग प्रयोग करते थे। चाकू, छेनी, हरावल, वाणाग्र जो है लोग प्रयोग करते थे। यहाँ पे छुरे, चाकू, चपटे, तीखी औजार भी था इन लोग के पास। पत्थर के औजार ज़्यादातर ये लोग यूज करते थे। यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं और भी जानकारी इसमें पैनी, धार, लंबे, ये सब यहाँ पे सुव्यवस्थित था। इन लोग का व्यापार कैसा था, सबसे बड़ी बात है कि व्यापार कैसा था, किस चीज़ का व्यापार करते थे, क्या चीज़ मंगाते थे, इसमें हमें देखना होगा। तो ये लोग जो है अपना उत्पादन तो करते थे, साथ में उसे अन्य जगहों पर भी ले जा करके व्यापार में अपना हिस्सा लेते थे और वहाँ पे मुनाफा कमाने का प्रयास करते थे। इसमें प्रशासनिक, व्यापार, विनिर्माण कार्य में लोग लगे हुए थे, सब अलग अलग तरह के लोग। और खाद्य निर्माण सभी लोग नहीं करते थे, बल्कि जो श्रमिक होते थे, किसान होते थे, वही ज़्यादातर इस पर डिपेंड थे। नगर में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र पर लोग निर्भर थे। तो शहर और ग्रामीण के बीच में जो समानताएँ थोड़ी असमान रही होंगी, उतनी ज़्यादा समानता नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे धार्मिक केंद्रों के विकास होने पर जो है पूरे देश में संसाधन एक साथ बंटवारा हो गया होगा, सभी एक दूसरे के पास जो है धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो गए होंगे। और इसके बाद कुछ चीज़ें जो है टैक्स के रूप में, कर के रूप में, उपहार के रूप में, भेंट और खरीद के सामान के रूप में शहर में लाए जाते थे, जो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जो है दिनचर्या में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा होगा। ठीक है, तो यह सब यहाँ पे चीज़ें हैं। तो अमीर ज़्यादा यहाँ पे प्रभावशाली था और लोगों को जो है सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करता था, ताकि खेती किसानी में लोग अपना कर लेते थे। और व्यापार में भी ये लोग करते थे, जैसे अफगानिस्तान का सरदुगही और
गुजरात के भागवतपद जैसे दूर फैले हुए क्षेत्रों में बस्तियों को बसाने के लिए युक्तिसंगत जो है आर्थिक अंतर्निर्भरता और व्यापार तंत्र की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे जो है लकड़ी और संसाधन खनिज ये लोग व्यापार में इसका प्रयोग करते थे। धनी लोग जो कि अधिक विलास वस्तुओं को उपयोग करते थे, तो ये सब चीज़ें जो है दूसरे जगहों से मंगाई जाती थी। सिंधु सभ्यता की जो है शहर कैसे थे, तो जो शहरी केंद्र खाद्यान्न आपूर्ति के लिए गांव पर भी निर्भर रहते थे, क्योंकि गांव में ही खेती होती थी, गांव में ही अनाज वो उगाया जा सकता था, वहाँ से लाने का ये लोग काम करते थे। तो ये लोग जो है अनाज ला करके यहाँ पे वितरित भी करते थे और यहाँ पे इसे सुरक्षित भी शहरों में रखा जाता था। जब किसान का अनाज खत्म हो जाता था, यहाँ से लोगों को बांटने या वितरित करने में इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो जो था वहाँ पे, यहाँ पर गाँव से जो है लाया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंध जो है क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। ये लोग खाद्य उत्पादन के लिए असमर्थ था और उसके व्यापार मार्गों और खनिज स्रोतों से निकटता होने के कारण ये लोग ज़्यादा इस पर विकास कर पाए थे। और इसमें गांव कैसे थे, तो गांव जो थे जहाँ पे खेती किसानी होती थी और यह अलग अलग तरीके के थे। यहाँ पे पत्थर के ब्लेड से खेतों में फसलों को काटने का काम किया जाता था, निराई गुड़ाई भी करने का ये लोग काम करते थे। ये सब जानकारी हुए धातु और व्यापारियों या स्वर्ग शासकों द्वारा जो है इनकी व्यवस्था की जाती थी और बहुत सी कीमती पत्थर थी जो कि अन्य सभ्यताओं से या अन्य जगहों से मंगाई जाती थी। यह व्यापार जो है समुद्र के माध्यम से भी किया जाता था। यहाँ पे नमक जो हो, सोना, ईरान, लाजवर्ट, चांदी, ये सब जो है विदेशों से मंगाया जाता था। इसके बाद जो है कच्चा माल जानते हैं कि कच्चा माल के लिए हम लोग मिट्टी का उपयोग करते थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी किनारे या नदियों किनारे से लोग मिट्टी जो है प्राप्त कर लेते थे खेतों में। और ये तांबा, कांसा और पत्थर की वस्तुएं बनाने के लिए ये लोग जो है अलग अलग जगहों से मंगाते थे, या तो उसकी खुदाई करके, जैसे खेतड़ी से तांबा की खुदाई करके जो है तांबा निकाल लिया जाता था। और भी चीज़ें जो है प्राप्त करने के लिए वस्त्र विनिमय का सहारा लिया जाता था, जिससे में राजस्थान, जोधपुरा, बागौर और गणेश्वर बस्तियाँ थी जो इसके समकालीन ही मानी जाती हैं। गणेश्वर में 400 से अधिक तांबे के तीर मिले हैं, 50 मछली पकड़ने के कांटे और 58 तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हुई हैं। और यहाँ पे जो है खाना बदोश जो लोग थे, चरवाहे थे, वे लोग भी यहाँ पे जीवन यापन करते थे और इनका प्रभाव जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई विशेष नहीं था। इस तरीके जो लोग थे, हाँ मतलब चरवाहे भी यहाँ पे थे जो अपने भैंस गायों को लेकर के खाना बदोश की तरह चराते हुए आगे निकल जाते थे। फिर जो है ऐसे ही चलाते चलाते वे लोग जो है केवल आखेटक थे, अपने खाने पीने पर ही ये लोग डिपेंड रहते थे केवल। ठीक है, तो यहाँ देखिए कई चीज़ें जो है अलग अलग जगहों से मंगाई गई। जो चांदी था अफगानिस्तान, ईरान से मंगाया जाता था। इसके लिए हम देखेंगे अपने आगे बढ़ेंगे तो। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके जो संपर्क थे विदेशियों के साथ है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका नहीं था। तो देख लेते हैं कि साक्ष्य क्या था, सही था कि नहीं था। ठीक है, साक्ष्यों से हमें देखने को पता चलेगा। तो बताया गया कि मेसोपोटामिया से इनकी जो है संबंध था, व्यापार होता था, सामान यहाँ से वहाँ पर ले जाने का काम किया जाता था। तो यहाँ पे हड़प्पा कालीन मुहर मिली हुई है, कहाँ से, मेसोपोटामिया से। जो पता चलता है कि यहाँ पे मुहर कैसे आई होंगी, तो व्यापार के माध्यम से आई होंगी। और जो कि मुहर जो है भारत मतलब कि जो है मेसोपोटामिया की कुछ ऐसी मुहर थी जो कि हड़प्पा कालीन मुहरों से मिलती जुलती है। ठीक है, और ये सब है। और कुछ है पर तो पशुओं का चित्र बना हुआ है, एक सिंग वाला जो है गंडा जिसे कर सकते हैं, ये सब बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे लोगों का आवागमन था और इस कारण जो है यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं जो एक दूसरे से
बराबर संबंध रखता है। और तौल बाँट का भी जो है बराबर जो इनको व्यवस्था था। लोथल से एक समुद्र की देवी का जो है सिकोतरी माता की साक्ष्य मिला है, जो यह पूर्वी अफ्रीका के द्वीप के नाम पर आधारित था। यह पूर्वी अफ्रीका के संबंध दर्शाता है। ये लोग पूर्वी अफ्रीका से भी इनका संबंध था, जैसे सोमालिया, इरिट्रिया और इन देशों से इनका संबंध था। वैसे बोल सकते हो कि दिलमन का संबंध जो है, जो दिलमन नाम है, दिलमन का संबंध जो है बहरीन से था। माकन का नाम जो है बलूचिस्तान यानी मकरान तट से संबंधित है। और मेलुहा का जो है बात संबंध जो है सिंध या मोहनजोदड़ो से था। ठीक है। और लिखित कुछ प्रमाण साक्ष्य भी हैं। मेसोपोटामिया में जो है व्यापार संबंधों से पता चलता है कि ये लोग यहाँ से वहाँ तक रास्तों का मार्गों की खोज कर चुके थे। 2350 ईसा पूर्व में सारगान जो था, यहाँ पे दिलमुन मगान मेलुहा जैसे जहाज की राजधानी जो है, राजधानी में लंगर डालते थे। और फिर वहाँ पे लेखों में जो है मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता से इन लोग का संबंध दर्शाता है। यहाँ पे व्यापारियों से मेलुहा स्टाबा, गोमेद, हाथी दांत, बदयूणी, मोती, आबनूस से आयात ये लोग करते थे। तो यह सब चीज़ें यहाँ पे बहुत सी मिली हुई, जिससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है आवागमन था। ऊन, खुशबूदार तेल, चमड़े भी यहाँ से भेजे जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि जो टीन था वह कहाँ से आता था, तो टीन जो है अफगानिस्तान, ईरान से मंगाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। चांदी भी जो है अफगानिस्तान, ईरान से। शीशा जो है अफगानिस्तान, ईरान से और राजस्थान से आता था। सेलखड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात से। ठीक है, राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात से मंगाया जाता था। सोना कहाँ से, ईरान से मंगाया जाता था। सोना जो ईरान से, जबकि तांबा जो है खितड़ी से जो राजस्थान में है और बलूचिस्तान से भी है। लाजवर्ड जो मणि थी वह मेसोपोटामिया से आता था, यानी जो कि महत्वपूर्ण जो है ये थे। अब देखिए परिवहन के भी बहुत से साधन रहे होंगे, जो कि सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उपयोग होता रहा होगा। यहाँ पे बैलगाड़ी, नाव गाड़ी, इक्का गाड़ी, ये जो यहाँ पे ये सब थे। लोथल से एक 219 × 37 मीटर लंबा ये जो है हौज मिला है, और जिसकी 4.5 मीटर ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यहाँ पे बंदरगाह भी मिले हैं। रंगपुर, सोमनाथ, बालाघाट, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है बाहर जाने में इसका प्रयोग किया जाता। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो पाई गई मूर्तियाँ हैं या मुहर हैं, उसमें जहाज़ और नावों का चित्र मिला, जिससे पता चलता है कि ये लोग जहाज़ और नावों से वाकिफ़ थे। और लोथल में पक्की मिट्टी से एक जहाज़ का नमूना भी पाया गया है। इसे इस तरीके का एक बड़ा जहाज़, छोटा जहाज़ भी बोल सकते हैं। और इसे मस्तूल के लिए एक लकड़ी लगी थी या चिन्हित खोल भी था। मस्तूल लगाने का एक छेद भी यहाँ पे देखा गया है। मकरान समुद्र तट जैसे जो क्षेत्र में भी सुतकांगेडोर और सुतकाको जैसे हड़प्पा-कालीन बस्तियाँ यहाँ पे पाई गई हैं। और यहाँ पे तूफानी हवाओं से सुरक्षित रहने और टकराने के लिए भी जो है यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे अब जहाज लोग का पलटे न। बारिश के महीनों में जो है ये लोग अपने शहरों से बाहर निकलने के लिए इन रास्तों का उपयोग करते थे, जो समुद्री रास्ते होते थे। और ये पाकिस्तान और ईरान सीमा पे आज के समय स्थित है। और यहाँ पे जो है जहाज़ों को लंगर डालने की सुविधा भी होती थी, और बैलगाड़ी जो है इन्हें परिवहन साधन होती थी, जो स्थल पर सामानों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। और यहाँ पे जो मिट्टी के बने जो बैलगाड़ी हैं, इसके ही नमूने हैं कि ये लोग ऐसे जो है उपयोग करते रहे होंगे। यहाँ पे लंबे सफ़र में के लिए जो है ये लोग परिवहन में काफ़िले का प्रयोग करते थे। एक साथ बहुत से लोग जाते थे, और ये लोग खाने बदोश, चरवाहे, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग भेजा करते थे। और ये लोग जो है ऐसा ही करते होंगे, जिसमें संभवतः जो दिखाया गया सभी हड़प्पा और सभ्यता के लोग सभी लोग
क्योंकि यही सुलभ और आसान जो है रास्ता था नौ परिवहन जो। और यहाँ पे बैलगाड़ी का भी उपयोग बताए थे। यहाँ पे चंद्रों में कांसे की एक बैलगाड़ी भी मिली है, बैलगाड़ी की कांसे की मिली है। और यहाँ पे पड़ाव कहाँ का डालते थे, तो बलूचिस्तान के जो है सुतका को और सुतकांगे डोर में, हिरण्य नदी के प्रभास पाटन में, नर्मदा नदी के तट पे मेघमा जो है, सौराष्ट्र के तट पर भगत राव जो है यहाँ पे, और साबरमती के तट पर लोथल में ये लोग जो है उसका पड़ाव डालते थे और यहाँ पर लाकर के नाव को रोकते थे। विनिमय के साधन क्या थे, कैसे जो है वस्तुओं को व्यापार में अदला बदली ये लोग करते थे। तो व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा महत्व था और सामानों का जो है आदान प्रदान करके जो है आवश्यक वस्तुओं को लेन देन हो जाता था। जो शिकारी संग्रहकर्ता जो है कुछ लोग थे जो कि बड़े भूभाग में शिकारी संग्रह करता रहते थे, वे खाना बदोश चरवाहे रहते थे और कुछ जो है कृषि उत्पादन भी शुरू कर दिए थे। और ये लोग जो है कीमती वस्तुएं जो है यहाँ से प्राप्त करते थे, परंतु ये लोग विनिमय एक कार्यकलाप जो है नियमित कार्यकलाप नहीं था, बल्कि जो है कभी कभी ये लोग करते थे। बाकी अपनी आवश्यकताएं की चीज़ें ये लोग खुद न खुद उपजा लेते थे या व्यवस्था कर लेते थे। मौसमी प्रवास में जो है एकत्रित तो एक ही जगह पे एकत्रित होने पर इन लोग का निर्भर था और मौसमी प्रवास के समय ये लोग खाना बदोश चरवाहे भी दूर दराज क्षेत्रों में सामान प्राप्त कर पाते थे। और यहाँ पर लोग जो है वस्तु विनिमय पद्धति जो है व्यापार और विनिमय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए प्रयास भी किए गए थे जो नगरों के बीच में थे। और यहाँ पे नाप तौल की व्यवस्थाओं का भी व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। यहाँ पे मुहर और मुद्रांकन भी मिले हैं जो यहाँ पे मुद्रा का उपयोग को दर्शाता है। मुहर और मुद्रांकन दूरस्थ स्थान भेजने के लिए उत्पादों की उच्च स्तर और स्वामित्व की ओर संकेत करता है। बिल्कुल सही बात है। यह लोग ठप्पे पर जो है इसका प्रयोग करते थे और यहाँ पर जो है मुहरें जो थी इनका प्रयोग जो है ये लोग आसानी से करके सामानों को बेचना आसान था। माप तौल प्रणाली में जो है ये लोग एक रूप वाट मापी इन लोगों का था जो कि विकसित और व्यापार के लिए ज़रूरी था। इसमें 1, 2, 4, 6 से 16 और फिर 150 तक, मतलब 16 के गुणा वाले किसी न किसी तरीके से इन लोग का व्यवस्थित किया हुआ था। जैसे 16 के गुणा में 320, 440, 1600 और 3200 के तक था। इसमें चकमक पत्थर, चूना पत्थर, सिलखड़ी आदि से बनाए जाते थे जो माप तौल प्रणाली के भार नापने के लिए या वजन नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। इसमें कई टाइप की जो है जो बाट वोट मिले हैं। इसमें एक हाथ की लंबाई जो इतना सेंटीमीटर होती थी और एक घन जो 52.05 सेमी तथा फुट इतना सेमी का एक होता था। 1 फुट इन लोग का इतना सेमी का होता था आज भी जो है। तो इस तरीके से इन लोग जो है लोथल से अधिक दांत मिले हैं। ये इसके मिला से पता चलता है कि ये लोग नापने ओपने में भी इसका प्रयोग करते थे। और मोहनजोदड़ो में सीप का बाँट मिला है और यहाँ पे लोथल से हाथी के दांत का बना तराजू मिला है और यहीं से हाथी के दांत का स्केल मिला है, यानी मतलब कि नापने के लिए इंचिन मिला है। ठीक है। और सिंधु सभ्यता में समाज कैसा था कि इसमें 4 तरह से लोग बटे हुए थे। इसमें योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक लोग रहते थे जो कि दुर्ग वाले क्षेत्र में कुछ लोग रहते थे ये लोग, और निचले वाले क्षेत्र में जो है श्रमिक और व्यापारी रहे करते थे और दुर्ग वाले क्षेत्र में विद्वान और योद्धा होते थे। यहाँ पे दास प्रथा का अस्तित्व की बात की जाती है जो कि व्हीलर ने इसे बताया। ये यहाँ पे कुछ अलग अलग जगहों से आए हुए लोग की तरह दिखते हुए मूर्तियाँ पाई गई हैं। जैसे भूमध्यसागरीय कुछ लोग पाए गए, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट पाए हैं, मंगोलियाइट पाए हैं, कुछ लोग अल्पाइन भी पाए हैं। और देखेंगे इसमें कि वेशभूषा में इनकी क्या क्या है। इन पे जो है कुछ लोग जो पुरुष थे वे पैंट शर्ट भी पहनते थे और कुछ नारियां भी थीं जो आज की तरह जो है पैंट शर्ट कमीज जो है
पहनते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं पहनी जाती थी। यहाँ पे ये लोग शरीर के निचले स्तर पर लपेटते थे और बाजू पर भी एक जैसे धोती गांधी लपेटते हैं वैसे ये लोग भी यहाँ पे लपेटा। और महिलाएं साड़ी पहनती थीं। और आज के कुछ और पोशाक हैं उस समय के, घाघरा कमीज़ ये लोग पहनते थे, जो महिला और पुरुष दोनों लोग इसे पहना करते थे। अंगूठियाँ भी पहनते थे, कंगन भी पहनते थे, गले में और हाथों में भी गहने यहाँ पे पहन जाते थे। ये लोग लिपस्टिक, काजल, चूड़ी, कंघा, आईना भी प्रयोग करते थे, जो कि कहाँ से मिला है ये सब, तो चंद्रों से मिला है यहाँ पे। और पुरुष जो है आभूषण केवल स्त्रियाँ पहनती थी, पुरुष नहीं पहनते थे। और महिलाएं जो कमर में गहने पहनती थी, जो आज की तरह हैं। चूड़ियाँ भी ये लोग प्रयोग करते थे। बाल काटने के तरह अलग अलग तरीके थे। दाढ़ी जो है और मूछें भी ये लोग, दाढ़ी तो रखते थे लेकिन मूछें ये लोग मुड़वा लेते थे, मूछ नहीं रखते थे। महिला जो है लंबे लंबे बाल रखते थे और पुरुष भी साथ में रखते थे। और ये लोग सूती कपड़ा पहनते थे। और एक मूर्ति में वस्त्र लाल रंगों में त्रिदल पद्धति से दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि ये लोग जो है रंगों का भी ज्ञान इन्हें हो चुका था और रंग बना करके अच्छे तरीके से उसको सुंदर तरीके से बना करके सजावट करके पहनने का इन लोग में थोड़ा सा व्यवस्था था। और यह खान पान देख लेते हैं। ये लोग गेहूँ और जौ ज़्यादा खाते थे। राजस्थान में रहने वाले जो लोग जवई केवल खाते थे। यहाँ पे रंगपुर, सुरकोटदा, हड़प्पा में चावल और बाजरा भी व्यवस्था थी। यहाँ पे तेल, चर्बी, तिल, सरसों और घी से प्राप्त होने वाले कुछ वस्तुएं ये लोग थे खाने में प्रयोग करते थे। चीनी के विषय में हमारे पास भी जानकारी नहीं कि चीनी जो है इन्हें मिलता था कि नहीं। ये लोग शहद का भी प्रयोग करते थे और मीठा जो है खाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे केला, अनार, नींबू, खजूर, अंजीर, आम ये लोग यूज करते थे। और ये लोग मटर का भी जो है सेवन करते थे। अब मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे कि मछली पकड़ना, चिड़ियों का शिकार करना, पशु पक्षी और पासा खेलना, ये सब इन लोग का मेन जो है मनोरंजन का साधन था। युद्ध भी ये लोग कैसे करते थे इसको देख लेते हैं। तो युद्ध के जो यहाँ पे प्रमाण तो काफ़ी हमारे प्रमाण मिले हैं। इसमें युद्ध सभ्यता जो कि उद्भव के समय कई आरंभिक हड़प्पा जैसे कोटदीजी और कालीबंगा को जला दिए गए थे। प्रारंभिक जो हड़प्पा स्थल हैं इनको जो है जला करके नष्ट कर दिए गए हैं। प्राचीनतम काल में जो है मृतकों का अंतिम संस्कार जो परंपरागत तरीके से किया जाता था। उन्हें जो है जलाने का काम या दफनाने का काम ही किया जाता था। और ये सड़कों पर सड़ने के लिए नहीं छोड़ते थे और जो है इनका संस्कार जो है किया जाता था। किलेबंदी और दुर्ग में बने होने से इस तथ्य को संकेत मिलता है कि इन लोगों के बाह्य तत्वों से सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। इसलिए लोग बाढ़ से बचने के लिए भी बांध का प्रयोग करते थे, किलों पर रहते थे। ग्रामीण जनता की तुलना में जो नगरवासी जो है संपन्न होते थे, ये भी यहाँ पे बात बताई गई है। तो युद्ध करने का ज़्यादा इन लोग के लिए आवश्यकता नहीं था और कहीं भी युद्ध के प्रमाण साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहीं से कोई हथियार उतना ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से नहीं मिला, इसलिए ये लोग ज़्यादा शांति प्रिय थे। इन्हें हम यह मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अंत्योदय संस्कार भी ये लोग करते थे। मृत्यु के उपरांत जीवन के संबंध में मानव जाति से विश्वास से लोग जुड़े थे और इस हिसाब से वे उनकी आवश्यकता की समान जो थी उनके साथ दफना देते थे, जिससे वे अगर स्वर्ग में जाते रहे होंगे तो उनकी आवश्यकता की समान चाहिए ही, या उन्हें मृत्यु के बाद भी अगर कुछ समय जीना है तो उन चीज़ों के साथ वे अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो उनमें जो है भोजन भी रखा जाता था, साथ में किसी कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। कहीं कहीं तो मालिक को अपने बकरी के साथ दफनाया हुआ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिली हैं। तो ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। रोपड़ में जो है शव जो है यहाँ पे एक ही साथ जो है दफना दिया गया है। रोपड़ में जो है कुत्ते को, लोथल में जो है सती प्रथा का यहाँ से मिल जाता है। और कब्र की बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे ताकि जो है वे इसका उपयोग मरने के बाद भी कर पाएँ। यहाँ पे बालियों के साथ दफनाया जाता था। सीप की चूड़ी उड़ी, हार, कान की बाली सब पहनाया के यहाँ पे सुरमा उरमा लगा करके इन्हें जो है दफनाने का काम किया जाता था।
और साथ में यहाँ पे सावधान का भी साक्ष्य मिलता है लोथल से, ने बताया ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जो है छोटे छोटे गड्ढे भी देखने को मिले हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था होती थी। यहाँ पे मृतकों को जो है पूर्ण रूप से दफनाया भी जाता था और आंशिक समाधिकरण होता था कि कुछ जानवरों को शरीर का हिस्सा मांस खा जाने के बाद फिर उन्हें दफनाया जाता था, ताकि कुछ जो जीव हैं उनकी भी भूख मिट सके किसी इंसान के शरीर से, और दाह कर्म भी किया जाता था। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या था यहाँ पे कि पूर्ण समाधिकरण, एक बार समाधिकरण करने के बाद फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी एक ही बार में। 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान भी यहाँ पे मिला हुआ है हड़प्पा से। तो ये सब चीज़ें हैं। और आंशिक समाधिकरण जो है बहावलपुर से मिलता है। दाह संस्कार का भी सबसे ज़्यादा प्रचलित माना गया है। लिपि जो है इन लोग की द्रविड़ भाषा समूह जैसे तमिल की जननी जो है, माना जाता है कि इनकी जो लिपि थी वह जो है तमिलों की तरह थी, और तमिल की जो भाषा है वही जननी है। और इसमें भाषा संस्कृत को जननी मानते हैं आज के लोग, जो है संस्कृत को मानते हैं, लेकिन जो द्रविड़ भाषा है उसकी जननी जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को के लिपि को हमें मानना चाहिए, जो कि लेकिन अभी तक किसी विद्वान ने सर्वमान्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। और यहाँ पे जो लिपि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि प्राचीन लिपियों में समय के साथ बहुत से परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन हड़प्पा में जो मिला उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। और सिंधु लिपि के साक्ष्य जो है सर्वाधिक मुद्राओं पर पाए गए। सिलखड़ी की मुद्रा, मिट्टी की मुद्रा, मृदभांड एवं ताम्रपत्र की मुद्रा भी मिली हुई। लेख प्याला, मिट्टी की चूड़ियाँ और सोने के आभूषण भी यहाँ पे मिली है, जिस पर उस पर भाषा अंकित है, लिपि भी अंकित है, कुछ न कुछ उस पर लिखा गया है। हड़प्पाई लिपि को चित्रलिपि माना जाता है, जबकि मेसोपोटामिया वाली लिपि को संकेत लिपि माना जाता है। इसमें 250 से 400 संकेत मिले हैं, जिसका उपयोग करके लोग लेखन को अंतिम अंजाम देते थे। यहाँ पे बीबी लाल, यहाँ पे ब्रुस्टोफेदम इनको नाम दिया गया है, इन्होंने नाम दिया इसका नाम। और ये दाएँ से बाएँ फिर ऐसे लिखी जाती थी, दाएँ से बाएँ, फिर बाएँ से फिर दाएँ से लिखी जाती थी। और यहाँ पे जो है ऐसे साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हैं। 17 जो चिन्ह के लेख भी मिले हैं, जिससे हम उस चिन्हों को मिला करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। निम्न लिपि में सबसे प्रचलित चिन्ह जो है अंग्रेजी में अक्षर 9 प्रकार का है, ठीक है। और लिपियों पशुओं के रूप में चिन्हों में सबसे प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। मछली का सबसे ज़्यादा चिन्ह देखने को मिलता है, ज़्यादा प्रचलित है, और न का प्रयोग भी किया गया है। अब उसका अर्थ क्या है? अब तो किसी व्यक्ति अगर उसको पढ़ने में सफलता हासिल करता है तो 1852 में सिंधु लिपि का साक्ष्य मिला, जो है 1852 में देखने को मिला, और 1923 में पूर्ण रूप से यह प्रकाश में आया। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन इसमें SR राव, यज्ञेंद्र वर्मा, पाठक, ब्रह्मदत्त पढ़ने की बात कही है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं, झूठे बोलते हैं। बैडल राव, रामचंद्रन और कृष्ण राव जो है ये लोग ऐसे हैं जो कि इन्होंने माना कि यह ब्राह्मी लिपि का मूल है। फादर और हंटर ने इसे माना है। इनकी कला भी थी, ये लोग जो है कला वाला करने में माहिर थे, और अलग अलग तरीके के लोग बनाने का भी प्रयास करते थे। इनकी जो मुहरें थी अलग अलग जगहों से बहुत सी मुहरें प्राप्त हुई हैं, जैसे 2000 मुहरें जो है अब तक प्राप्त हो गई हैं, और इसमें 1200 तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। इसमें चित्रलिपि का प्रयोग किया गया है, और पशु आकृति सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिली है। यहाँ पे आयताकार और वर्गाकार मुहरें हैं, और इसमें पशुओं की आकृति जो है उत्कीर्ण की गई हैं। इसके अलावा कांचीली मिट्टी, हाथी के दांत, तांबे से ढकी हुई जो है मिली है सब मूर्तियाँ, और ये ज़्यादातर सिलखड़ी की बनी होती थी जो मुहरें होती थी। इसमें बाघ, बकरी, हाथी की पशु की जो चित्र मिलते हैं, इसमें सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु की आकृति देखने को मिलता है मुहरों पर। यहाँ पे घोड़ा, सिंह, ऊँट का अंकन नहीं मिलता, गाय, घोड़ा, ऊँट का अंकन नहीं मिलता, क्योंकि गाय तो उसमें थी नहीं, घोड़ा का भी जो है हर जगह नहीं था, शेर का नहीं मिला है, ऊँट का जो है तो राजस्थान वाले क्षेत्र में था, उधर उसकी आवश्यकता है नहीं, तो उसका उपयोग ज़्यादा होता नहीं था, इसलिए उसको मोहरों पर अंकन होना उचित उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अंकन जो है सिंधु प्रदेश से प्राप्त होता है,
और कालीबंगा की मुहर पर बाघ का एक अंकन है। सबसे अधिक मुहर बताया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई लगभग 1200। और पशुपति शिव की आकृति उत्कीर्ण है। इसके दाईं ओर हाथी और बाघ है, बाईं ओर गैंडा और जो भैंसा है, और पैर के पास 2 हिरण बने हुए हैं। हाथी, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा जो है ये सब है। और यहाँ पे जो है और चंदहुदड़ों से मिट्टी की मुद्रा की जो है मतलब पर 3 घड़ियाल और एक मछली के चित्र मिले हुए हैं। हड़प्पा की मुहर पर गरुड़ और खरगोश के चित्र मिला हुआ है। यहाँ पे स्वस्तिक चिन्ह, पीपल, बबूल आदि के भी चित्र मिले। लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहर प्राप्त हुई है। आलमगीर से कोई मुद्रा नहीं मिली हुई है। सुरकोटता रोपड़ से एक मुहर मिली है और मोहनजोदड़ो से कन खजूरे यानी बिच्छू का अंकन मिला है। इनका धातु विज्ञान कैसा था और धातुओं को मिलाकर के कैसे कैसे लोग बनाते थे। धातु विज्ञान लोग का थोड़ा ठीक था, क्योंकि ये तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा का निर्माण करते थे। विकसित अवस्था इन लोगों की थी। नर्तकी की मूर्ति भी कांसे की बनी हुई है, जो एक अच्छा विकास धातु कला में प्रतीत होता है। और ये जो है यहाँ पे पक्षी, बैल, कुत्ते और आकृति जो है यहाँ पे तांबे से बने हुए मिलते हैं। यहाँ पे कांसे की इक्का गाड़ी भी चंद्रदुर्ग और हड़प्पा से मिला हुआ। लोथल से जो है इनके आकृति भी मिली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है कुछ मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मतलब कि मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं। इसमें कुबड़ वाला सांड जो है बहुत ज़्यादा मिला है, जो पशु का बना हुआ है, पशु ही है। और यहाँ पे गाय की मूर्ति मिलने का दावा जो है कुछ लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे गाय की मूर्तियाँ मिली हुई नहीं है। और यहाँ पे जानवरों की मृण मूर्तियाँ खोखली हैं, जबकि मानव की मूर्तियाँ ठोस हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है। आलमगीर से वृक्ष और सांप की आकृति मिली है। मृण मूर्ति जो है लोक कला का उदाहरण है। यहाँ पे मनकी बनाने का भी यहाँ पे कारखाना था। कहाँ पे? तो ये चंद्रदुर्ग में था, जहाँ पे चांदी, सोने, मिट्टी और पत्थर की सिलखड़ी आदि से शंख आदि से बनाए जाते थे। और सबसे अधिक जो प्रयोग सिलखड़ी का यहाँ पे होता था। चंद्रदुर्ग से मनकी बनाने का कारखाना मिला है। और यहाँ पे गहने का ढेर मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। सोने के मन के आभूषण मिले हुए हैं और मोहनजोदड़ो से चांदी के थालियाँ भी मिली हुई हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये सब है साथियों। यहाँ पे पत्थर कला इन लोग का कैसा था? तो प्रस्तर कला भी इन लोग का था। पत्थर से भी लोग कई सारे सामानों को बनाते थे। यहाँ पे चूना पत्थर, सिलखड़ी, बलुआ पत्थर, अल्बास्ट से बनी हुई मूर्ति और बर्तन या हथियार बनाने में इसका प्रयोग करते थे। यहाँ पे एक पुरुष जो है उसका धड़ मिला हुआ है, जो एक सिलखड़ी से बना हुआ है। और इसका जो है आँखें अर्धनिमीलित, कान गोल है और बासम या मंगोल जाति का लगता है कि यह मंगोल जाति का है। और हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है जो बलुआ पत्थर की है। और पुरुष जो यहाँ के एक युवा है, मूर्ति स्लेटी चूने पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पे नटराजन शिव का रूप भी माना जाता है, एक जो चोल साम्राज्य से मिलती है, उसी की मूर्ति हो सकती है। मोहनजोदड़ो से में सिलखड़ी का बना कुत्ता यहाँ पे मिला है। सुक्कर और रोहिणी से पत्थर के औजार बनाने का भी कारखाना मिला है, जो खेतों में फसलों को काटने, निराई गुड़ाई करने में उपयोग किया जाता होगा। इसके बाद यहाँ पे धार्मिक स्थिति क्या थी? तो धार्मिक स्थिति जो है इनकी अभी व्यवस्थित थी, सुविकसित थी। पूजा स्थल यहाँ पे था, जो मंदिरों के रूप में देखी गई कुछ इमारतें हैं, बड़ी बड़ी हैं। और जो 16.2 इंच 16 और 2 इंच की पाषाण शिल्प की आकृति यहाँ पे मिली हुई है। और मोहनजोदड़ो में जो है किले के जो खंडहर पर कई इमारतों के अवशेष मिले हुए हैं, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ के स्थल कुछ पवित्र स्थल रहे होंगे। जो विशाल स्नान गृह था, उससे भी कहीं अधिक प्रसिद्ध रहे होंगे ये इमारत, क्योंकि यहाँ पे जो है अब बहुत सी जो है धार्मिक जैसे कि चीज़ों की पुष्टि होती है। और यहाँ पे जो है स्नानगृह भी मिला है, जो कि पवित्र संस्कारों के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। और यहाँ पे पुरोहित और मठों का स्थल भी माना जा सकता है। और यहाँ पे सभागार भी पाए गए हैं, जहाँ पे कमरे कई बने हैं, जिसमें एक में बैठे हुए पुरुष की मूर्ति भी मिली हुई है। यहाँ पे धार्मिक रीति वो का संकेत मिलता है। यहाँ पे विशाल मंदिर की इमारत भी यहाँ पे थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आराध्य लोग भी थे, जो पूजा करने के लिए देवता होते थे। उन्होंने बताया कि पशुओं वाला देवता है। कुछ और भी मूर्ति है जो मिली है।
हड़प्पा से, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा का उद्भवित होते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से आराध्य ये लोग देवता रहे होंगे। यहाँ पे शिवलिंग का भी अच्छा खासा उपयोग किया जाता रहा होगा। मार्स देवी भी मिली है, जिसमें जो है ये सब मिला हुआ है। ये लोग वृक्ष का भी पूजा करते थे और पशु पूजा में ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इसके बाद ये लोग मिथकी कुछ पशु थे जो एक सींग वाले थे, जो कि है नहीं लेकिन इसमें दिखाया गया। जैसे एक सींग वाले पशु शायद उस समय रहा होगा, लेकिन आज के हिसाब से लगता है कि ये थे नहीं, लेकिन इनको ऐसे ही इनमें मिथक के रूप में दिखाई गई है। कुछ पशुओं की पूजा की जाती थी और इन तरीके से इसमें जो है बलि उली दे करके, और यहाँ पे वेदी वेदी भी मिला हुआ है। नाग पूजा, अग्नि पूजा, स्वास्तिक चक्र पूजा, लिंग पूजा और पुनर्जन्म में भी ये लोग भूत प्रेत का भी विश्वास ये लोग करते थे। अब देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो है पुरातात्विक साक्ष्य क्या है कि कैसे कैसे ये लोग खराब हो गए, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। तो बहुत से लोगों ने अपने अलग अलग जो है विचारों से अलग अलग कल्पनाएं करके इन्होंने जानकारियाँ प्रोवाइड की हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक ह्रास हो गया, यह जो है कुछ विद्वानों ने बताया है कि ये जो है एक कोई इसमें जो है आकस्मिक हो गया, अपने आप ही कभी हो गया, या तो भयंकर बाढ़ से नष्ट हो गई होगी, यह माना जाता है। या नदियाँ जो अपना रास्ता बदल दी गई होगी, इसे घग्गर, हाकड़ नदी, जलधिद्रे सूख जाने के कारण ऐसा हुआ होगा। या केंद्रों में बदली हुई मांग से जो है परिस्थितियाँ भंग हो गई होंगी, उसे संभाला नहीं जा सका रहा होगा, और लोग जो थे अपने आप में कट मर करके जो है झगड़ा करके अपने आप में ही ख़त्म हो गए होंगे। ये सब बातें होती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ये लोग जो है बाढ़ और भूकंप के कारण जो है इसकी जो है ख़त्म हो गया होगा, नाश हो गया होगा। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे बताया गया कि नदियों की जो मार्ग बदलने के कारण भी हो सकता है। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के हाथ शुष्क से वृद्धि और घग्गर के सूखे जाने के कारण भी यहाँ पे हो सकता है। आप इसे जो है पढ़ सकते हैं पॉज करके। और कुछ बर्बर आक्रमण के कारण भी जो है हो सकता है कि इनका जो है नाश हो गया होगा, क्योंकि कालीबंगन जो है आग से जला दिया गया था। जला हुआ लगता है कि आग से जल के जो है इसका समाप्ति या नष्ट हो गया होगा। तो ऐसे जो है बाहरी लोग आ करके ऐसा किए होंगे, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि धीरे धीरे क्रमिक ह्रास हुआ होगा और धीरे धीरे इनका जो है पतन की ओर बढ़े होंगे। इसमें कुछ विद्वान हैं जिन्होंने बताया कि कैसे विनाश इनका हुआ होगा। तो नदी के मार्ग में परिवर्तन से संबंधित कुछ लोग थे जो बताए। इसमें लैम्ब्रिक, डेल्स, माधव स्वरूप, ये लोगों ने बताया कि नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा। और कुछ लोग बताया कि घग्गर नदी जो सूख गई होगी। डीपी अग्रवाल और अमरनाथ घोष ने कहा कि घग्गर नदी सूख गई होगी, और यह घग्गर नदी हनुमानगढ़ में और राजस्थान के, और यहाँ पे कालीबंगन नदी इस नदी के किनारे है। पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत जो है यह फेयर सर्विस ने दिया था, और बाढ़ का जो है कई लोगों ने दिया था कारण। यहाँ पे मार्शल है, मैके और रंगनाथ राव। यहाँ पे चंद्रों के पतन कारण जो है बाढ़ को ही माना जाता है। और ये सब अलग अलग जगह हैं। जलवायु परिवर्तन में अर्लेल साइन और अमरनाथ घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। जल प्लवन में साहनी और राइक्स थे। प्रशासनिक शिथिलता में जॉन मार्शल ने कहा कि भाई प्रशासनिक की लोग व्यवस्था जो है लचर हो गई होगी, जिससे लोग एक दूसरे को मार काट के ख़त्म कर दिए होंगे। महामारी भी मानते हैं कि मलेरिया आ गया होगा, इससे एक साथ सभी लोग जो है रोगग्रस्त हो गए होंगे और सब लोग क्या हो गए, ख़त्म हो गए होंगे। रासायनिक विस्फोट भी कोई हो सकता है बन गया होगा, जिससे विस्फोट होने के कारण ये लोग मार दिए गए हैं। त्रिमिदेव देव ने किया था। तो इन्होंने अपना अपना जो है विश्वास विचार दिया है। देखिए इस समय के लोग जो है ऐसे अपनी जीवन को रहते थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है स्वयं बनाते थे। यहाँ पे जो है बेचने खरीदने का भी काम होता था। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि इसमें अगर आप कोई सुझाव करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो भी आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय